सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार फिर से आपका टीपीसी एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आप लोग देखे होंगे कि मैंने वन लाइनर में आपको 5 लेक्चर पढ़ा चुका था, ठीक है ना? जिसका उसी का मैं ऑब्जेक्टिव कराने के लिए भी प्रेजेंट हूँ। आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा कि जो ये पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए मैं जो एंट्रेंस जो यहाँ से स्टार्ट किया गया है हमारे द प्रोटीन क्लासेस के टीपीसी एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ से हम पुनः जो मैंने 5 लेक्चर पढ़ाया उसका पूरा सारांश जो था ऑब्जेक्टिव उसको करवाते हैं, ताकि आपको मज़ा आएगा यहाँ पे पकड़ने में। ताकि जो आप लोगों ने 5 लेक्चर पढ़ा उसी का पूरा का निचोड़ मैं आज देता हूँ यहाँ पे, और सभी क्वेश्चन को आज हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत क्वेश्चन जो मैंने इस चीज़ को बताया था आपके बीच में। पहला क्वेश्चन था विद्युत शक्ति, ठीक है? क्या बोल रहा है? विद्युत शक्ति के बारे में बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो पहला कंडीशन है कि विद्युत शक्ति, ठीक है, ये विद्युत शक्ति जो होती है बाबू, ये क्या होती है? कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है? समय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। यहाँ से हम एक एक निचोड़ निकालेंगे, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको पावर लिखा करते हैं हम लोग, ठीक है? कार्य के क्या होता है मात्रक आप जानते होंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सभी लोग इससे परिचित होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। और समय के क्या होता है? सेकंड होता है। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होंगे। इसमें किस तरह की कोई परेशानी आपको झेलने की जरूरी नहीं है। जूल को हम क्या लिख सकते हैं? जे, और सेकंड को ये। तो यानी जूल अपॉन सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम? वाट बोला करते हैं, ठीक है ना? यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। सॉरी, वाट, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलोगे? वाट। यह इसी को बोला जाता है, ध्यान देना होगा। तो आपका ऑप्शन में बोल रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो क्या आप मारेंगे? वाट। तो वाट तो आपका सही आंसर है। बशर्ते अब ध्यान देना है कि 3 ऑप्शन और है, और उसका क्या यूनिट होता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक क्वेश्चन में निकालते हैं 4 क्वेश्चन। अब 4 को क्वेश्चन बनेगा, चारों से 4 आंसर बनेंगे, ठीक है? तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इसका सबको पोस्टमार्टम करेंगे। पहला जूल किसका है? तो बाबू जूल आपका क्या है? ऊर्जा का है। जितना भी ऊर्जा निकलेगा, जितना भी ऊर्जा हो गया, जैसे विद्युत आपका किनेटिक एनर्जी, जैसे क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल यानी क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जितना भी ऊर्जा का हो गया या कार्य के हो गया, ठीक है ना? जितना के भी यूनिट है बाबू, इस सब का क्या होता है? जूल होता है। कूलाम्ब कितना किसका होता है? तो ये आवेश का होता है। किसका होता है? तो ये आवेश का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। बोल्ट किसका होता है? तो बोल्ट आप जानते ही होंगे। बोल्ट होता है आपको विद्युत विभव का, विद्युत विभव का होता है, ये भी जान जाइएगा, ठीक है ना? ये यहाँ से ये, और वाट आपको ऑलरेडी हुआ, ठीक है ना? यानी जूल अपॉन सेकंड क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ से हम किसको पोस्टमार्टम किया, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? वाट होगा, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा? स्लाइड पर देख लो एक बार। मैं जो भी बताया आपके सामने, विद्युत शक्ति क्या होता है, सबको मैंने सारांश बता दिया, ताकि आपको चारों के चारों जो आपको ऑप्शन दिया है, चारों को मैंने निचोड़ निकाल दिया, ठीक है? किस तरह कोई दिक्कत? चलिए आगे। आपको कह रहा है स्लाइड पे तापमान यानी टेम्परेचर, तापमान की इकाई इनमें से कौन नहीं है? है तो पहले सब लोग पता है, उसको कर लेंगे, और कौन नहीं है, ठीक है ना, वो भी कर लेंगे हम लोग, ठीक ना? तो भाई तापमान की जो इकाई होती है वो केल्विन होती है, सब लोग जानता है, ये भी सही है, ठीक है? केल्विन होते हैं, ठीक है? सेल्सियस भी होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होते हैं, कैंडेला नहीं होते हैं। तो कैंडेला किसका होता है? तो ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है बेटा? ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता, यह ध्यान देना है। यहाँ जो तीव्रता क्या होता है? कैंडेला होता है। कह रहा है कि इसमें कौन नहीं है, तो नहीं में आंसर कौन होगा? ये वाला, यानी ये नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों आंसर है। किस तरह कोई दिक्कत नहीं ना? तो जो मैंने बताया भी था आपको ऑनलाइन क्वेश्चन में कि ये क्या है, चारों के चारों मैंने निचोड़ निकाल रखा मैं इसको।
कोई दिक्कत किसी को अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिएगा, कहाँ दिक्कत है उसको दोबारा बताएंगे, मगर जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक यहाँ समझाएंगे नहीं। क्लियर है? कह रहा है वो 1 ओम 1 वोल्ट रिक्त स्थान को पूर्ति करो। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट किया है। यहाँ लिखा है कि बाबू जानते हो कि V बराबर, आप लोग फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, V बराबर IR सब लोग जानता है, जो 9-10 में बच्चा पढ़ रहा होगा वो तो जानता होगा। इसके बाद 11-12 में तो उसको तो कहना ही नहीं भाई, इसका तो पूरा पोस्ट मास्टर में करते हो तुम लोग। तो यहाँ दे रहा है 1 ओम बराबर यानी R बराबर, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएंगे, निकालोगे तो यहाँ से R बराबर क्या होगा, V बटे I होगा। क्लियर है? पूछ रहा है 1 ओम बराबर यानी रेसिस्टेंस बराबर, तो क्या होगा, वोल्ट यहाँ पे रिक्त स्थान बोल रहा है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है ना, तो 1 वोल्ट बटे क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर, 1 यही पूछ रहा है। तो क्या होगा, लिखा है ना 1 एम्पियर, तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिया है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5 एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको एम्पियर होगा, मतलब 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, इधर राइट आंसर। ठीक है ना, ये सब आपका नहीं है, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 1 ओम, यहाँ पे बताया था मैंने कि जो आर है, और आर क्यों, अब याद रखिएगा, जो आर है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है ना। रेसिस्टेंस क्या करता है, जब अगर धारा जा रही है तो उसको क्या करना है, रोकने का काम करती है, ठीक है ना, रेसिस्टेंस का काम होता है। अब इसका जो यूनिट होता है बेटा, ये क्या होता है आपका, ओम हुआ करता है, ये है आपका ओम है, यही ओम है आर, ठीक है ना, ये रेसिस्टेंस को बोलते हैं, तो ध्यान देना होगा। ठीक है, सब जितने भी क्वेश्चन मैं बताया वाले में सब मिल रहा होगा आपको, एक बार देख लीजिएगा, यही दिखे होंगे तो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। देखो चारों मैंने ऑप्शन बताया, और चारों में से चारों का क्वेश्चन उस तरह से आ रहे हैं, उस तरह के मैंने सेट किया ताकि बच्चों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब बार बार अगर कहा गया है ना कि बार बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में जाकर क्या होगा, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक आपने कहावत सुने होंगे, कहानी था कि रसरी आव जात है शिल्प प्रत निशान ना, तो रस्सी जितना बार खींचोगे उतने बार क्या होगा, उसके निशान पड़ जाते हैं, वही है। ठीक है ना, तो जितना बार पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में एकदम, मतलब नींद में भी रहोगे तो कोई पूछेगा तो हाँ ये होता है, क्योंकि कितने बार तुमने उसको प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये है, कह रहा है कि इसका इकाई वोल्ट है। ठीक है, विद्युत विभवांतर की ऐसा ही कहीं क्या है, तो ऑलरेडी पहले ही से आंसर मिलेगा आपको, इसका आंसर ही क्या है, वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या है, वोल्ट है, वहाँ पे टाइप मिस्टेक कर दिया है। ठीक है ना, अब कूलम्ब किसका होता है, पीछे बताया, कूलम्ब आवेश का होता है, ये भी आपने सीखा, कोई दिक्कत नहीं। जूल किसका होता है, ये भी आपने सीखा कि ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो या कार्य को मैं आपने सीखा। ठीक है ना, इसके बाद आपने और भी सीखा, एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर के लिए क्या करते हैं, विद्युत धारा होते हैं, विद्युत धारा के लिए होता है एम्पियर। ठीक है ना, अब वोल्ट आप लोग जानते ही हैं किसके लिए, विद्युत विभवांतर के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, ये आपका वोल्ट होगा। इतना चीज को जानो, एक एक क्वेश्चन को आप क्या करो, पोस्टमार्टम करो, सबको जानकारी लो, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कहीं से क्वेश्चन अगर नहीं भी बुझा रहा है कि नहीं याद है, तो छाटने का तरीका सीखो। कूलम्ब किसका होता है भाई, आवेश का होता है। जूल होता है ऊर्जा के या कार्य के होता है, ठीक है, या उष्मा के होता है, भी हो सकता है। जूल उष्मा के भी होता है, कार्य के नहीं, उष्मा का भी लिख लीजिएगा, उष्मा का भी होता है मात्रक, उष्मा का भी होता है क्या, जूल ही होता है। ये 3 चीज का होता है जूल, नहीं है दिमाग में तो रख लीजिए, रट दम ऐसा रटो, ऊर्जा जितना भी ऊर्जा दिखे, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा है, सबका यूनिट क्या होगा, जूल ही होंगे। ठीक है ना, या उष्मा हो गया, कार्य हो गया, ठीक ना, सबके क्या होंगे, जूल। तो इसका आंसर क्या हो गया, वोल्ट हो गया। बाकी और सब कूलम्ब के क्या हो गया, आवेश हो गया। जूल के क्या हो गया, जूल। किसका जूल किसका है यूनिट, तो ऊर्जा का है, कार्य का उष्मा का। एम्पियर किसका है, तो एम्पियर के लिए अब क्या है आपका, विद्युत धारा क्या है ना, उसके यूनिट होते हैं। चलिए आगे,
करें निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो पीछे बताया मैंने ऊष्मा की इकाई क्या है। ऊष्मा की पहला कंडीशन की ऊष्मा एकर एसआई यूनिट क्या होता है। पहला कंडीशन इसका एसआई यूनिट जो होता है बाबू, ये क्या होता है आपका जूल होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं आपका जूल। अभी बोल रहा है कि किसका नहीं है ऊष्मा की इकाई। तो कैलोरी से क्या करते हैं, कैलोरी से कैलोरी होता है ना ऊष्मा की, यूनिट कैलोरी भी होती है। तो ये भी सही है। जूल ऊष्मा के सही है। बीटीयू होता है, बी टी अवयु, ये भी होता है, तो ये भी सही है। कौन नहीं है, तो फोन नहीं होता है। कौन नहीं होता है, फोन नहीं होता, याद रखिएगा। फोन क्या है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है। एंगस्ट्रम, पहला है कि एंगस्ट्रम की इकाई है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर लिख लीजिएगा 10 के पावर -10 मीटर होता है, पहला कंडीशन। इसके बाद 1 नैनोमीटर, जो इम्पोर्टेंट होगा तो हम लिखवा देंगे ताकि आप दिक्कत ना हो। नैनोमीटर, ठीक है ना, ये इतना चीज जानिए। एक एंगस्ट्रम बराबर, एंगस्ट्रम मतलब क्या है, तरह मतलब जो है आपका एंगस्ट्रम किसका यूनिट है, तो आपका ऊर्जा के तो नहीं है, ऊर्जा का जूल है। ऊर्जा के क्या है, जूल है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आवृत्ति का क्या है बाबू, आवृत्ति का आपका हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज है। इसका बेग के जानते ही क्या है, मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है। तो कौन नहीं है, तो तरंग दैर्ध्य, इसका इकाई कौन है, तो तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के क्या है यूनिट, एंगस्ट्रम से इसको इंडिकेट करते हैं, कौन को, तरंग दैर्ध्य को। क्लियर है। चलिए, दाब की इकाई क्या होती है। पहला है दाब, यानी प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। प्रेशर, पहला यहाँ देखते हैं प्रेशर क्या होते हैं, यानी प्रेशर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं ना हिंदी में, दाब। यानी P बराबर जो होता है F/A होता है। अब F कहें तो क्या है, F मतलब फोर्स होता है, E, अब A क्या होता है, एरिया होते हैं। एकदम सीखो यहीं से, नहीं कि नहीं, ठीक ना। अब फोर्स के हिंदी क्या लिखते हैं हम, बल बटे क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है बाबू, न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अपना क्या पूरा लैंग्वेज जो हम लोग जानते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो ये पास्कल नहीं है, दे रहा है क्या, दे रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर होगा नहीं, न्यूटन तो होगा नहीं, न्यूटन प्रति मीटर, प्रति मीटर नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। अब बताइए इसमें किसको दिक्कत, दाब का भी मात्रक पास्कल है, सब लोग याद रखा है, बट याद रखना है कि पास्कल नहीं दिया हो तो क्या, तो फार्मूला से हमने निकाल दिया कि यूनिट क्या होते हैं, सामने देख रहे हैं ना, सामने निकला कि कहाँ से क्या होते हैं, इसको ध्यान देना है। ये नहीं कि आए टक टक औरों के टीचर के हाँ पहला के बी सी, ऐसा नहीं करते हैं। ये सब कमाई यहाँ पे नहीं चलता है, हमारा टीपीसी है, ठीक है ना। टीपीसी में सब कम नहीं होता है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का निचोड़ निकाल जाते हैं, तभी सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहीं से आते हैं, यही रीजन है यहाँ, ठीक है ना। तो हर चीज़ को समझाना हम लोग का बहुमूल्य कर्तव्य बनता है, ताकि बच्चे समझें। ये नहीं कि दाब का ऐसा ही कहीं रट्टा नहीं मारने का, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखो, रिजल्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, कौन सा उपकरण तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तरल पदार्थ, ठीक है ना, जो तरल पदार्थ होता है उसके विशिष्ट गुरुत्व को माप रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, डिप्सोमीटर। ये आपसे ध्यान देना होगा। तरल पदार्थ को मापने के लिए बोल रहा है, कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ।
अब बताइए, पहला कंडीशन है कि उपकरण तरल पर, पहला ध्यान देना है कि लिक्विड को नापना है ना, तो लिक्विड के लिए क्या करेंगे, कौन है, तो क्या आपका है, हाइड्रोमीटर है। कौन सा, हाइड्रोमीटर है, ठीक ना। हाइड्रोमीटर के माध्यम से क्या करते हैं, ग्रेविमीटर से नहीं करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, वो भी नहीं करते हैं, आर्द्रता को मापते हैं इससे। इससे क्या होता है, आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। डिप्सोमीटर ये नहीं, यूनिट नहीं होती है। तो क्या होगा आपका आंसर, हाइड्रोमीटर इज द राइट आंसर। अब आया एफपीएस, यानी फुट पाउंड सेकंड द्रव्यमान की इकाई नहीं है। कौन नहीं है भाई, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। ग्राम है एफपीएस में, नहीं है। किलोग्राम नहीं है। मोल है, नहीं है। अब पूछेगा आपसे 1 मोल बराबर, 1 मोल है क्या, अणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह, आयनों के समूह को क्या बोलते हैं, हम मोल बोला करते हैं। पहला कंडीशन, ठीक है ना। यानी मोल जो होता है, आयनों का समूह, आयनों का समूह, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह, ठीक है ना। यानी आयनों के समूह, परमाणुओं के समूह, अणुओं का समूह, अणुओं का समूह भी होता है, अणुओं का समूह को ही हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और 1 मोल बराबर आपको बताया हो गया 6.23 गुने 10 के पावर कितना है, 23 होता है, ठीक है ना। यही ना होता है जी, याद रखिएगा, इतना मोल होता है। तो ये हो गया। तो इसमें कौन है द्रव्यमान, एफपीएस का इकाई है कौन, तो पाउंड है, क्योंकि एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड क्या होता है, सेकेंड हुआ करते हैं। ये ध्यान देना है, इतना चीज को जानिए, समझिए। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन साइड पे तो फट फट घंटा में कर दे भाई। हम 85-30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप मिलिएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे। प्रकाश वर्ष बराबर है, पहला ही दिन पहला लेक्चर में बताए थे। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये पॉइंट है, 9.46 मानिएगा, ये नहीं, ठीक है, नहीं 9.46 है। बताए थे क्या मैंने, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 12 बताया था मैंने किलोमीटर, ठीक है ना। ये था किलोमीटर पर सेकंड, जो भी ये ऑप्शन में ये, तो 10 के पावर 12 कौन आ रहा है इनमें, देखिए ये ऐसा है ना, यानी बी द, क्या होगा आपका, बी द राइट आंसर। ये क्या होगा आपका आंसर, बी, बी द राइट आंसर, याद रखिएगा, ध्यान देना है। आगे, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है, एक जब नाविक है, जब नाव के आगे की ओर कूदता है, तो नाव क्या होता है, पीछे की ओर गति करती है। नाव क्या होगा, पीछे चल जाएगा, ठीक है ना। तो यह घटना गति के किस नियम का उदाहरण है, आपको न्यूटन के 3 नियम बताए गए होंगे। तो न्यूटन के 3 नियम, पहला नियम तो सब लोग जानते हैं कि बल का परिभाषा मिलती है, सेकंड में बल का व्यंजक प्राप्त होती है, और थर्ड में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो अगर हम नाव को हम आगे कूदेंगे तो क्या होगा, पीछे की ओर गति होगा। अब आगे कूदे तो पीछे जा रहा है, अगर पीछे कूदते तो आगे की ओर जाता है, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो कौन सा नियम फॉलो करेगा, तो मैंने पहला नियम में क्या बोला कि बाबू यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा, ठीक है ना। यहाँ से परिभाषा देगा बल की, कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को अवस्था में चेंज कर दे, चेंज करने की क्या करे, कोशिश करे ना। जो विराम में है तो विराम में रहेगा, और गति में तो गति में रहेगा। इजरत्व का नियम बताया था, तो बल से ही मिलता है, जो गिल साहब ने बताया था इसके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया बल की परिभाषा। दूसरा से क्या होगा, बल का व्यंजक मिलेगा, बल का क्या मिलेगा, व्यंजक प्राप्त होंगे, बल का व्यंजक, जो फॉर्मूला बंदे हैं बराबर क्या, m इंटू ए, ये बन रहा था। तीसरा नियम से क्या होता है, तीसरा नियम, ठीक ना, आपका समझ, संवेग का संरक्षण सिद्धांत आएगा,
संवेग का संरक्षण सिद्धांत, संवेग का संरक्षण सिद्धांत यहाँ से मिलेंगे। ये है आपका ऊर्जा का नियम तो अलग हो गया कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते हैं। ये है, इसमें आंसर कौन होगा, किसका उदाहरण होगा, तो ये तीसरा है गति का नियम। ये तीसरा नियम जो है ये आपका बताएगा कि अगर कोई नाव के आगे की ओर कूदता है तो नाव क्या होता है, पीछे की ओर गति करती है। घटना किस नियम के उदाहरण है, तो न्यूटन के तीसरा नियम का ये उदाहरण है। क्लियर है। चलिए, कह रहा है यदि हम एक तीर के कमान पर रखें, ठीक है, और उसकी डोरी को खींचे, डोरी खींचे होते हैं ना हम लोग, तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। ठीक है ना, अगर माना जाए धनुष है और धनुष पर क्या हो, तीर रखो और वहां से उसको तीरो, और तीरने के बाद क्या करे, कौन सी ऊर्जा आएगा वहां पे, तो वहां पे आता है आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी इसको पोटेंशियल बोलते हैं। गति ऊर्जा क्या कहता है, जो वस्तु गति में है उस गति में उसको प्रोसेस करता है, यानी बढ़ने के लिए अग्रसर करवाता है, यानी गति में है ना। कोई वस्तु गति में, तो गति में उसको क्या बोलेंगे, हम गति ऊर्जा बोलेंगे। जैसे घड़ी आपका एक और एग्जाम्पल इसी ऊर्जा के है। ये तो हो गया, एक आपका जो घड़ी होता है ना, ये घड़ी या दीवाल घड़ी हो या हैंड घड़ी, ये भी होता है किसका एग्जाम्पल, ये भी कहता है कि बांध, पानी का बांध, जो बांध बना हुआ, बांध जो बनता है ना, पानी बांध, बांधा हुआ, बांध बांधा हुआ, बांध बांधा हुआ, ये भी होगा पानी का। ठीक है ना, ये भी इसी नियम से आता है। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका आंसर, स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा में सब कुछ आएगा, चलना घूरना फिरना जो भी है। मांसपेशीय ऊर्जा का मतलब क्या है, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, कुछ चीज उठा रहे हैं, वहां से ऊर्जा निकल रही है, उसको बोलेंगे हम मांसपेशीय ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा आपका, स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, यही ना होता पोटेंशियल। इसका एक देख ले, एक बार देख लो हथी, इसका एक जाती हो जाता है फार्मूला हाफ mv/x², ठीक है ना, और आपका स्थिति ऊर्जा हो जाता है mgh हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो इतना चीज को याद रखना है। और दोनों का यूनिट जो होता है बाबू ना, दोनों का यूनिट जूल ही होता है, ये मत रखना कि दोनों का यूनिट डिफरेंस होगा, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, जूल ही होंगे। ठीक है, मिलान करे वाला, यही तो क्वेश्चन में दम होता है। कर निम्नलिखित का मिलान करें, स्तंभ ए दिया है और स्तंभ क्या दिया है, बी दिया है, दिख रहा है, तो इसी को क्या करेंगे, हम मिलान करेंगे। पर है दूरी, विस्थापन क्या होता है, ठीक है, दिशा सही चाल हो गया। आपका ऑप्शन के को दिया है, तीन को ऑप्शन दिया है बाबू, तो त्वरण क्या कहता है, त्वरण पहले कि समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो सी के कौन हो जाएगा, ए, सी के 1 कहीं दिख रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। क्लियर है, 2 ऑप्शन बच रहा है, सी के 1। अब बोल रहा है वेग बोल रहा है, तो वेग क्या होता है, वास्तविक पथ तय की कुल लंबाई, कुल लंबाई तो होगा नहीं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कि दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ, दो बिंदु के बीच सबसे छोटा पथ को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। यानी डी के क्या हो जाएगा, दो, तो डी के दो किस में आ रहा है, डी के दो तो इसी में आ रहा है ना, तो यहीं से हमको क्या मिलेगा, आंसर मिलके तैयार हो गया, दो को मिला, आपका पकड़ा गया। ठीक है ना, तो ये पकड़ने का तरीका होता है, एक बार दो को पकड़ा गया, मिल रहा है, बाकी आप सबको क्या करो, कट कर दो, ये खत्म। ये सब क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा तार्किक होता है, दिमाग जांचने की होती है कि आपके पास कितना दिमाग आगे काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रही है दिमाग आपकी। ठीक है, चलिए, जब कोई वस्तु यदि स्थिर है, जब कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन किसका है, न्यूटन का घर्षण का नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, बताओ, घर्षण नियम, 3 गो है, किसका है भाई। कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु यदि स्थिर है तो निश्चित वेग सीधी रेखा में गति कर रही है,
तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वो प्रारंभिक अवस्था में बना रहेगा, सही बात है। तो नो कौन सा नियम होगा बाबू, तो न्यूटन का प्रथम नियम होगा। कौन सा नियम होगा, न्यूटन का आपका प्रथम नियम है यही, ठीक है ना। ये चीज तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा बनाने में, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, कौन सा नियम रॉकेट का प्रणोदन में, यानी निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में क्या होता है, शामिल होता है। पहला न्यूटन का प्रथम नियम, पीछे बताया था मैंने, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। ये तृतीय नियम, द्वितीय नियम, ये 4 गो है। आपका आंसर देना है कौन होगा। तो भैया रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरा नियम जो बताया था मैंने कि संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, और रॉकेट भी उसी पर काम करता है, इसलिए जो होगा आंसर इसका वो तृतीय नियम पर काम करता है, ठीक है ना। तो भाई ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन होगा, ये हो गया आपका तृतीय नियम, याद रखिएगा। क्लियर है, सब लोग बढ़िया से जा रहे हैं। चलिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ, ठीक है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसमें परिभाषित किया गया है। समय के साथ वेग यानी समय के साथ वेग बटे समय, यही ना, समय के साथ वेग बटे समय, इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब वेग क्या बोलता है कि v2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, v1, और समय क्या है t2 से लेकर t1, यही ना है, यही से ना होता है प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो यहाँ लिख सकते हो तुम कि भाई वेग क्या होगा, तो v माइनस यू बटे टी, किसके बराबर, तो ये बनेगा a बराबर, एगो यहाँ फार्मूला। अब यहीं से अगर फॉर्मूला लिखा जाए क्या, a बराबर v 80 है ना जी, तो यहाँ से निकालना है 80, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा 80, यानी 80 बराबर क्या होगा v माइनस यू, इसलिए आपको निकालना है किसके बराबर, आपको निकालना है v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो v बराबर u हो जाएगा प्लस में, प्लस क्या होगा 80, तो v बराबर u प्लस 80, ये गति का प्रथम समीकरण बोला जाता है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ वेग में परिवर्तन, वेग बटे समय क्या बनेगा, त्वरण बनेगा। आंसर क्या होगा, त्वरण, त्वरण कहाँ है डी में, तो डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी समय के साथ वेग परिवर्तन क्या बोलते हैं, त्वरण बोला करते हैं। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, कौन सा भौतिक मात्रा है जो जड़त्व का मापन करता है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपके बीच में क्या है, आयतन है, बताया जाए, कह रहा है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व मापन है, आयतन, द्रव्यमान, भार, वेग, ये 4 ऑप्शन आपके बीच में है, ठीक है ना। अब चारों को बताना है कि भौतिक मात्रा किसका है, तो मैंने बताया था 7 को फंडामेंटल यूनिट बताया था, ठीक है ना। वो 7 में आपका कौन आ रहा था, आयतन तो नहीं था उसमें, तो में क्या था, मास था, और वही मास को हम क्या बोलते थे, द्रव्यमान बोलते थे, यही ना भौतिक मात्रा में काम कर रहा था जी। तो आंसर क्या होगा, द्रव्यमान। भार का यूनिट बताया क्या होता है, न्यूटन होता है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब वेग के तो बतेबे किए थे क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सबको जानिए। मच्छर राम बैठे हुए हैं, और आयतन के क्या होता है बाबू, बताइए, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यू होगा, यही ना। तो आपका आंसर कौन मिलेगा, जो तो कौन होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान ही क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, द्रव्यमान क्या है
करेक्ट आंसर है, सही जा रहे हैं आप लोग। कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर का वेग का अर्थ क्या है भाई। किलोमीटर का अर्थ 72 किलोमीटर क्या होता है, 5/18 करते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये करते हैं कि 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर 18 में 4 से कटेगा, पंचों के 20 हो गया, पंचों के 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ट्रिक लोग याद करता है तो ट्रिक थोड़ी हम निकाले हैं। अब बोलिए कि सर 5/18 गुना करो, बहुत बच्चे लोग क्या रटते हैं 5/18, अरे भैया 72 हुआ ना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 होता है। अब घंटा में 3600 सेकंड होता है। अभी दोनों कट गया, ये बजा 5 हो गया, अभी 18 हो गया। अब यही जब बन गया तो कहेगा ना कि सर ट्रिक बन गया, 5/, लिख सकते हैं 72 गुने 5/18। अरे भैया यहीं से 18 चौके 72 आ गया ना 20। तो ये ट्रिक उरुक नहीं है, ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है। अब टीचर लोग जो बता रहे हैं आपको मूर्ख बनाते हैं कि ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक नहीं है, फार्मूला है, ठीक है ना। तो वह डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं चीज़ के लिए, आप भी टीचर बन जाओगे करते करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के गो नियम है, कितने बार बकते आ रहे हैं न्यूटन, अभी तो 3-4 क्वेश्चन आया इसी पर ना जी। तो के गो नियम है, न्यूटन के 3 गो नियम है, ठीक है। 4 गो नियम मत आप लोग यूज कर लीजिएगा। 1 HP बराबर, HP मतलब जानते हो ना क्या, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं। पहला है कि 1 HP, पहला HP है। अब HP का मतलब है हॉर्स पावर, कौन सा पावर बाबू, घोड़ा की शक्ति, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, अश्व शक्ति होते हैं, ठीक है ना, यही बोलते हैं। ये भी क्या है वाट में, ठीक है। तो कितना है, तो आपका अश्व शक्ति का भी मात्रक क्या होता है, वाट ही होता है। और 1 HP बराबर जो होता है बाबू आपको 746 वाट होते हैं। कितना, 746 है ऑप्शन में क्या, तो 746 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। जा रहे हैं अच्छी तरह से, सब कुछ बन रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान देना है न्यूमेरिकल, यदि R1 एंड R2, ये R2 है, क्रमशः 40 वाट एवं 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता कार्य करने के डिजाइन किए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि R1 बराबर 2R2, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। तो याद रखिए ये आपका R1 बराबर एक दिया हुआ है कितना, 400, ठीक है, और R2 बराबर कितना है, 200। इसको अगर रेशियो में करोगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 कर दे, R1 कितना 400 और ये 200, काट कूट तो कर ही आता होगा। कहाँ पे बनेगा क्या, अगर 2 दूने क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं R1 बराबर 2 से गुना करेंगे इधर तो 2R2 हो जाएगा, यही ना होगा। है ऑप्शन में क्या, R1 बराबर 2R2, R1 बराबर 2R2, R1 R1 R1, हाँ R1 बराबर 2R2, इधर राइट आंसर, ये ध्यान देना है। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए कह रहा है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा x है, भी वेग से गतिमान वस्तु की गति ऊर्जा क्या है, x है, यानी काइनेटिक एनर्जी, इसी को ना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ये है, ये बोल रहा है। इसको क्या बोला है, ये x है। यदि वेग के प्रारंभिक वेग को वेग के गुने तक, क्या बोला है, दुगने तक होगा भाई, गुने तक नहीं होगा, दुगुना तक होगा, दुगुने तक घटा दिया जाए, गतिज ऊर्जा वेग, ठीक है। तो ये बोल रहा है x है, तो ये हाफ m v x है, ठीक है।
ये क्या होगा 1/2 मास वेग है, प्रारंभिक वेग को 2 गुना, पहले का वेग कितना था ये हो गया ये, और दूसरा ये वेग को 2 गुना कर देते हैं वही वेग को, यानी m तो है और 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना जी, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। दुगने तक हटा दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स प्रिंट लगा, नहीं कुछ क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंट है, ठीक है ना, उसको बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। चलती कार में अचानक, चलती कार में, चल रहा है कार, ठीक है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना किसका कारण है, चलेगा, गति में है, गति जड़त्व होगा, गति का जड़त्व कितना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, गति का जड़त्व हो जाएगा, गति जड़त्व हो जाएंगे। जब गर्म पानी से सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है। जब गर्म पानी से, कौन सा पानी से, गर्म पानी से, बाबू गर्म पानी की बात हो रहा है, ठीक है। बताइए जाए, गर्म पानी जब कह रहा है कि जब गर्म पानी से सोते का इस्तेमाल यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। जो समुद्री उष्मीय ऊर्जा, बिल्कुल नहीं, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा नहीं, क्या होगा भू उष्मीय ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा होते हैं, भू उष्मीय ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किसको किसको करते हैं। पहला है संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, किसको ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग करते हैं, बताया जाए। ऊर्जा को संग्रह करने के लिए, कौन सा करने के लिए, ऊर्जा को संग्रह करने के लिए किसको उपयोग करते हैं, ऊर्जा संग्रह करने के लिए किसको किसका, संपीड़ित आयु का भी बिल्कुल करते होंगे, करेंगे ना, ऊर्जा मिलेंगे वहां से, स्प्रिंग का भी करेंगे, बैटरी का भी करेंगे, कैपेसिटर का भी करेंगे, यानी सभी का करेंगे, ठीक है ना, यानी सभी का करेंगे, याद रखिएगा, चारों में चारों करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, सोचने वाली क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने पड़ता है इसमें, अंदर में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, तो डरने की बात नहीं है, इस तरह क्वेश्चन अब सिलेबस दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, कुछ चेंजिंग होते जाएंगे, तो इस तरह के आएंगे तो आपको कुछ उस पर चिंतन करने का मौका मिलेगा, चिंतन कीजिएगा, आखिर होगा कौन, अब जब चिंतन नहीं कीजिएगा तो आगे विकास आपका ब्रेन करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। जल के बांध में, पीछे बताया था अभी ना कि जल के बांध, जो जल है वहां बांध बांध दो, तो जल के बांध में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है भैया, एकदम सीधे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दो, पीछे बताते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन बताएंगे वहां सब आपको मिलते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक ना, कोई शिकवा कोई गीला नहीं होगा यहाँ पे। आ गया, कह रहा है गति ऊर्जा का समीकरण कौन सा होगा, जो वीडियो मैंने देखा होगा तो आंख मूंद के मारेगा, गति ऊर्जा भी जस्ट न्यूमेरिकल बता भी रहे थे उस पर, जो उसका क्वेश्चन जो मिक्स प्रिंट था अधूरा था क्वेश्चन वो, ठीक है ना, वहां बताया मैंने, तो भैया कौन होगा, हाफ एम भी एक्सपायर, यही दिख रहा है क्या जी, हाँ यही तो दिख रहा है, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है, यानी गति ऊर्जा का समीकरण क्या होगा, हाफ एम भी एक्सपायर, हाफ माने 1/2 एम भी एक्सपायर, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन का निचोड़। आइए, सही विकल्प का चयन करें, भैया दिमाग लगा, एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है, दूसरा एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपवर्तित रहता है। भैया पीछे बताया था बार बार
कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं करता है तो चेंज क्या करता है, उसका मास चेंज करता है। तो कोनो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही कौन, ये कांस्टेंट, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान जो होता है स्थान के अनुसार क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं करता है। जब भी करता है तो क्या करता है, मास चेंज करता है, याद रखिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको दिमाग फंसाने के लिए बहुत से बच्चे, अरे धूप पर अधिकतम होता है, मार दो यार। ठीक है ना, इस सब कुछ समझना है। आ गया, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है इतना, ठीक ना, 3 पॉइंट होगा बाबू। ये सब पॉइंट समझना, ये सब पॉइंट का बात है। ठीक है, ये सब ऑप्थी का मत करना है कि सर ये क्या है, दिख रहा होगा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से काम करेंगे। कह रहा है किसी परमाणु के तीसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। ये आपको एच बराबर न्यू होता है, वहाँ पे फार्मूला होता है, वो फार्मूला को करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आता है 3.15 इंटू 10 के पावर 34 जूल सेकेंड आता है। ठीक है ना, ये आंसर आपका बन के, कैलकुलेशन अब कर लीजिएगा, पीछे बताया था मैंने, तो उस न्यूमेरिकल पे, तो इसको वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या मच्छर राम, कह रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन किसका उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है, यानी फ्री फॉल। फ्री फॉल किसका उदाहरण है, बताया जाए। फ्री फॉल, फ्री फॉल, शून्य वेग वाली गति, दम नहीं। एक समान वेग वाली गति, बिल्कुल नहीं। असमान त्वरण वाली गति, बिल्कुल नहीं। एक समान त्वरण वाली गति, कौन सा, एक समान त्वरण वाली गति के बारे में बताया जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है। ठीक है ना, चीज को ध्यान दीजिएगा कि आखिर कार क्या है। ठीक है, तो आपका ये था कितना, फिजिक्स में अब सुपर 30 क्वेश्चन, यानी आपको मैं चला रहा हूं कितना, सुपर 30, यानी आपको फिजिक्स में कितना आएंगे, मात्र जो आपका सिलेबस में कितना होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। तो सिलेबस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, 30 क्वेश्चन का एक क्या बनाते हैं, एक सेट बनाया करते हैं। और उस 30 क्वेश्चन में आपको 30 के 30 मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन था मिक्स प्रिंट था, अगला क्लास में आएंगे हम तो उसको हम बता देंगे। ठीक है ना, अगर वो न्यूमेरिकल पीछे था, अगर नहीं आपसे बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी बता देंगे हम। ठीक है ना, समय का अभाव की वजह से। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स 30 है। इसके बाद आपको केमिस्ट्री भी आएगा, तो वो भी कितना आएगा बाबू, वो भी 30 ही आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, आपका मैथ, अब मैथ भी कितने आएंगे, 30, यानी तीनों मिलाकर कितना हो जाता है, 90 क्वेश्चन बनते हैं। पूरा कितना बनते हैं क्वेश्चन, ऑल ओवर क्वेश्चन नंबर 90 मैंने पूरा है। और 90 क्वेश्चन कितना, 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स के होते हैं। यानी एक क्वेश्चन कितना मार्क्स के होता है, 5 मार्क्स के होता है। समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के हुआ करते हैं। तो आपको 450 मार्क्स लाने हैं, और जो अच्छा मार्क्स लाएगा, अब हिसाब से जोड़ लो कि सर हमने 60 बनाया तो 60 में 300 आया, जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा ब्रांच मिलेंगे। ठीक है ना, इसी पर होता है। तो ये नहीं कि आपको हम रात भर पढ़ाते रहे 500 क्वेश्चन, वो इस दिमाग में घुसेगा भी नहीं। इसलिए हम लोग का पढ़ाने का, हमारे इंस्टीट्यूट का तरीका है, यूट्यूब पर जो भी पढ़ाते हैं हम लोग, तो एकदम आराम से 30 क्वेश्चन बताएंगे, और 30 का मतलब 4 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आपको 120 के 20 क्या करना है, रिकॉल करना है, उसको बार बार देखना है, पढ़ना है। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स है उसमें आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।